मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम। मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम। इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। ओ भाई घर ही तीर्थ धाम। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज बेटा, आज की जो क्लास है वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 11th में बेटा चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। तो ऑफ वाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मुझे बता दो कितने बच्चों को आता है ऑफ वाउ प्रिंसिपल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने बच्चे बना सकते हैं, बोलो। यहाँ पर बेटा उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। चैप्टर नंबर 2 का यूज़ होने वाला है यहाँ पर, और चैप्टर नंबर 2 में ऑफ वाउ प्रिंसिपल का यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं बता दे रहा हूँ आपको कि सबसे पहले बेटा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मैंने क्या बोला, मेरी बातों को कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे, कॉपी और पेन को साथ में ले करके बैठेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो क्लियर हो रही डिफाइन? मैंने क्या बोला था, फिर एक बार आप याद कर लें। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब बच्चों को याद हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफाइन, सभी को आती है। फिर एक बार याद करिए आप, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने जा रहे हैं, ऑफ वाउ प्रिंसिपल से बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर उसी में हमें ये पता करना होगा सेल कितनी होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेल हमें इसी में पता करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ये हेडिंग लगा लेंगे। तो अरेंजमेंट डिफाइन क्या बताई थी मैंने डिफाइन बताई थी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट करते जाएंगे आप। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट, और ऑर्बिट is known as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए डिफाइन को नोट कर लें। अब तक ये नहीं पता चला था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्लास 10th पास करके आए हैं, 12th भी कर जाएंगे, फिर भी नहीं पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाए। ऐसे ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि बेटा पीरियोडिक टेबल क्या है। बच्चे कहते हैं सर पीरियोडिक टेबल, सर पीरियोडिक टेबल। बेटा पीरियोडिक टेबल क्या है ये भी तो सबसे पहले पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले, पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले, लर्न करने से पहले उसके डिफाइन कंपलसरी है। बोलो डिफाइन आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम
पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहे हैं अभी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने डिफाइन को नोट कर दिया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में फिल होते हैं? सब सेल में फिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन सब सेल में फिल होते हैं। तो इन सब सेल को लेकर के जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, उस ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में ये बताया गया था, और ऑफ-बाउ जो टेबल थी उसमें सब सेल को इस तरीके से सेट किया गया था कि जिस सब सेल की एनर्जी या जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है उसको सबसे ऊपर स्थान दिया गया था, और जिसकी एनर्जी कम है उसको, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको नीचे स्थान दिया गया था। तो जो ऑफ-बाउ टेबल है उसमें बेटा अप टू बॉटम आते हैं तो ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, सब सेल्स की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सब सेल में फिल होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होता है। यही बेटा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एक बार फिर रिपीट किए देता हूं मैं कि सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में फिल किए जाते हैं। बढ़ती हुई एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में फिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में फिल होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। यही बेटा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल था। तो उसमें सब सेल्स यूज किए गए थे। देखिए सब सेल आपको पता है बेटा 4 सब सेल होते हैं, मैं बता दूं आपको, एस, पी, डी और एफ। 4 सब सेल होते हैं। एस सब सेल में बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए ये सब सेल हो गए बेटा, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए। एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं करेंगे, पी में 6 से ज़्यादा नहीं करेंगे, डी में 10 से ज़्यादा नहीं करेंगे, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है? चलिए सब सेल को हम नोट करते हैं किस तरीके से सब सेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया गया है। तो सबसे पहले बेटा 1s से ज़्यादा एनर्जी होती है बेटा 2s की, 2s से ज़्यादा एनर्जी होती है बेटा 3s की, 2p की, 2p से ज़्यादा एनर्जी होती है बेटा 3s की, 3s से ज़्यादा होती है 3p की, 3p से ज़्यादा होती है बेटा 4s की, और 4 इसको बेटा इरेज करने जा रहा हूँ मैं, है ना, इसको इरेज कर देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने। 3p से ज़्यादा एनर्जी होती है बेटा 4s की, और 4s से ज़्यादा एनर्जी होती है 3d की, और 3d से ज़्यादा होती है बेटा 4p की, और 4p से ज़्यादा होती है 5s की। बोलो 5s की होती है। उसके बाद बेटा 4d की, 5s से ज़्यादा 4d की, और 4d से ज़्यादा बेटा 5p की, 5p की, और 5p से ज़्यादा एनर्जी जो होती है बेटा वो 6s की होती है, 6s की, 6s से अधिक होती है 4f की, 4f से अधिक होती है बेटा 5d, 5d के बाद फिर 6p, और 6p के बाद 7s, 7s से ज़्यादा एनर्जी होती है बेटा 5f की, और 5f से ज़्यादा एनर्जी होती है 6d की, 6d की, और 6d से ज़्यादा एनर्जी होती है बेटा किसकी, 7p की। ये इन सब सेल्स को, इन ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया गया है ऑफ-बाउ टेबल में। अब यहाँ पर हम शो करते हैं बेटा, क्या शो कर दें कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ये भी यहीं बता देते हैं हम। तो बेटा एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें बेटा 2, इसमें 10, और इसमें 6, इसमें एस में 2, डी में बेटा 10, पी में बेटा 6, और एस में बेटा 2, और एफ में 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14, और डी में 10 और पी में 6 इलेक्ट्रॉन भी मैंने फिल कर दिए हैं।
तो एक बार फिर याद कर लो डिफाइन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी बच्चों को अब क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने बताया था कि बेटा जो सबसेल होते हैं, 4 सबसेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में बेटा 6, डी में 10 और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। चलिए अब इसके बेस पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाने जा रहे हैं। हमारे पास है बेटा क्या है, देखो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाने जा रहे हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सभी बच्चों को याद होना चाहिए। बोलो 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल आपको लर्न हो जानी चाहिए थी। अगर 10th क्लास में नहीं हुई है तो आप चिंता ना करें, यही याद की जाएगी, यही याद कराई जाएगी आपको 11th क्लास में। ये मौका ना छोड़ें आप। चलिए Br35 ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है। बोलो 35 होता है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं बेटा। क्या बनाएंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 13 हो चुके हैं, 30 हो चुके हैं बेटा। उसके बाद 4p5 4p5। ये जो ब्रोमीन है 7th ए ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना। इसलिए इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको और किस तरीके से हम नोट कर सकते हैं? आर्गन, देखो आर्गन जानते हो आप, आर्गन 0 ग्रुप एलिमेंट है और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है। तो देखो कहां पर हो रहा है 18, यहां तक हो रहा है बेटा 18, यानी 1s2 से लेकर के और 3p6 तक 18 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहां तक हमने किसके समान मान लिया? आर्गन के समान मान लिया। यानी यहां से लेकर के और यहां तक आर्गन के समान मान लिया, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक जो नंबर हम काउंट करेंगे तो 18 हो जाएंगे। तो AR ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरीके से बेटे। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 18 है। अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा ये देखो 4s2 तो इक्वल टू 4s2 3d10 उसके बाद 4p5 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18AR। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से बना सकते हैं कि P में बेटा कितने ऑर्बिटल होते हैं, P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, P सबसेल में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं। पहले को कहते हैं px, दूसरा होता है py और तीसरा होता है बेटा pz, ठीक है ना। और तीनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, तीनों ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 4s2 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा आपको बनाना आना चाहिए, समझ रहे हो ना। अब देखो 4p, तो 4p सबसे पहला कौन सा है? x, तो 4px2 और 4py2 और 4pz1, 5 ही तो है ना। तो हमने इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से फिल कर दिया। क्या हुआ? अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बिना जोड़े वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बिना शादीशुदा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिना पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंगल कितने गुजारा कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन बेचारे अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, उनको देखना है, उनको हमें छांटना है। तो इसमें देखें आप कि ये भी बेटा पेयर में है, ये भी मौज ले रहा है, ये भी पेयर में, ये भी बहुत आनंद में है, लेकिन ये बेचारा सिंगल है, ये इलेक्ट्रॉन
सिंगल है, क्योंकि अनमैरिड है ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो अनमैरिड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट कर लेना है, वही हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बेटा दिख नहीं रहा होगा नीचे, है ना, दिख नहीं रहा होगा। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा बनाया था अभी 35 का, और एक्सप्लेन किए देते हैं हम। ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है। ये भी एक बेटा जो ब्रोमीन होता है लिक्विड नॉन मेटल होता है, लिक्विड नॉन मेटल होता है। हम पीरियोडिक टेबल आपको जब बनवाएंगे तो वहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट्स के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, ताकि जो नीट और आईआईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d बेटा कितना, 3d होगा बेटा 10, और 3d10 के बाद बेटा 4p5। 7th A ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए मैंने बताया था कि जो इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे, यानी लास्ट वाली सेल में, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए इसको हमने वहाँ पर किस तरीके से लिखा था वो भी समझ लें आप। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा ध्यान दें आप, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेंथ ही नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है उस बात को समझें आप, ठीक है ना। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, यहाँ पर कोई रामायण नहीं हो रही है, सो आप उसको श्रवण कर लेंगे और बाद में उसको सुना सकते हैं। ऐसा नहीं होगा बेटा, नोट करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए यहाँ से लेकर के बेटा 1s2 से लेकर के 3p6 तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये बेटा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? अगर इलेक्ट्रॉनों को मैं अगर प्लस करता जाऊं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 18 होने वाले हैं, बोलो। तो यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इतने को हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे इतने को बेटा, AR ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बेटा 18। अब 18 के बाद जो सब सेल में इलेक्ट्रॉन, जो सब सेल बचे हुए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल हैं, उनको हम आगे लिख देते हैं। तो इसके बराबर में हमें क्या लिखना है, देखो 4s2 बचा है हमारा, तो 4s2 क्या बचा है, 3d10 बचा है, तो 3d10 और 3d10 के बाद बचा है बेटा 4p5 बचा है। अब ये सभी बच्चों को पता है कि p सब सेल में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिनको हम px, py और pz कहते हैं, और इन ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो डम्बेल होती है, डमरू के नुमा होती है। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये बातें हमने बताई थी आपको। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप में हमने ये बातें आपको बताई थी कि किस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं और उन ऑर्बिटल की क्या शेप होती है। एस सब सेल के पास एक ऑर्बिटल होता है, उसकी शेप होती है बेटा स्फेरिकल। पी सब सेल के पास में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। इनकी जो शेप होती है वो डम्बेल होती है, डमरू के नुमा होती है। डी सब सेल के पास बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिनकी शेप होती है डबल डम्बेल, मतलब डमरू के ऊपर एक और डमरू रख दो, तो वो शेप किसकी होती है, यानी किसकी होती है वो शेप। मेरी बातों को ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एस सब सेल के पास में एक ऑर्बिटल होता है जिसकी शेप होती है स्फेरिकल। इन बातों को आप पकड़ लें, माइंड में बिठा लें। पी सब सेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डम्बेल होती है, डमरू के नुमा होती है।
डी सबसेल के पास बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी शेप होती है डबल डम्बेल। डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो होती है बेटा कैसी, डबल डम्बेल होती है, मतलब डमरू के ऊपर एक और डमरू रख दिया जाए। अब बातें क्लियर हो गई होंगी। शांति से धैर्य रखें, आप शांति से क्लास को समझते जाएं। चलिए, तो हमने बोला कि पी सबसेल के पास बेटा कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, स्मॉल पी बनाते हैं ना, पी जेड होता है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और एक इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो देखो 3 ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं इसके पास। 1 ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया और ये बेटा पी जेड हो गया। ये तो हो गया पी जेड, ये हो गया बेटा पी वाई और ये हो गया पी एक्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 2, इसमें भी बेटा इलेक्ट्रॉन 2 और शेष जो बचे हैं इलेक्ट्रॉन वो लास्ट वाले ऑर्बिटल में फिल होंगे। अब देखो कितने ऑर्बिटल हमने बनाए, 3 ऑर्बिटल बनाए। इलेक्ट्रॉन पी एक्स के पास 2 हैं, पी वाई के पास 2 हैं और पी जेड के पास ओनली 1 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज करेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से इसमें 1 और 2, इसमें ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज मूव होगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा वो। तो चलिए ध्यान दें, इसको हम कहते हैं बेटा क्लॉकवाइज, इधर लिख देते हैं, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक एक बात को, आज की जो क्लास है बेटा वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्लास है, लेकिन बेटा टोटल बेसिक क्लास है, आज की टोटल बेसिक क्लास है। और जब तक चैप्टर का आपको बेसिक पता नहीं होगा, चैप्टर में आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो बेसिक क्लास लेना कंपलसरी है। चलिए, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन और ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, अब देखो यहाँ पर इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पर एक बात और बताने जा रहा हूँ। हमें यहाँ पर ये बताना है कि बिना शादीशुदा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें बताने हैं। तो बेटा ये पेयर है, ये भी बेटा पेयर में ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बेचारा ये अनपेयर्ड है। इसका कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेटा अनमैरिड, चलो अनपेयर्ड लिख देते हैं ना, इसको कहेंगे बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ब्रोमीन के पास, ध्यान दें आप, ब्रोमीन के पास ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जो वैलेंसी होती है, अब यहाँ पर बात आती है कि ब्रोमीन की बेटा वैलेंसी कितनी होगी। तो किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी उतनी होती है, किसी भी तत्व की वैलेंसी उतनी होती है जितने उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि सर उसके बैलेंस सेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन इसकी वैलेंसी 1 क्यों है, बोलो। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंपलसरी थोड़ी है कि उसकी वैलेंसी हो, वो तो उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम अल्टीमेट सेल के नाम से जानते हैं। अभी थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं आपको टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने टाइप्स के होते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दें आप कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। तो हमने बैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि बैलेंसी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना सही बच्चों को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो जितने किसी भी एलिमेंट के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी भाई। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा 1, तो ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होगी बता दो मुझे, 1 होगी। इसकी जो वैलेंसी होगी बेटा वो 1 होगी। एक बात यहां पर नोट कर लें, कॉपी में नोट कर लें, काफी काम आने वाली है। ऑर्बिटल के फॉर्म में नोट करें आप कॉपी में बेटा, नोटबुक पर नोट करें आप, इस पॉइंट को नोट पॉइंट में नोट कर लें। ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर रहे हैं? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, यस सर, यस, वेरी गुड। ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर एक्यूरेट होता है, ज़्यादा यानी सबसे सही होता है, सबसे अच्छा सही होता है, मोर एक्यूरेट होता है। इस बात को आप नोट कर लें। चलिए चलिए बेटा आगे समझते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएंगे आप, है ना। टाइप्स ऑफ सेल, जो किसी भी एटम में जो सेल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के उसमें सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट होता है आउटर सेल, जिसको हम अल्टीमेट सेल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड होता है पेनल्टीमेट सेल, और थर्ड होता है प्री पेनल्टीमेट सेल। तो इन तीनों सेल को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इनको हम समझाएंगे आपको कि कौन सा आउटर सेल है यानी अल्टीमेट सेल है, कौन सा पेनल्टीमेट सेल है और कौन सा प्री पेनल्टीमेट सेल है। चलिए हेडिंग लगा लेंगे आप, टाइप्स ऑफ सेल। क्या हेडिंग लगाएंगे? टाइप्स ऑफ सेल। किसी भी एटम के पास बेटा 3 टाइप के सेल देखने के लिए मिलते हैं, 3 टाइप के सेल। ये बहुत कंपलसरी है, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हैं, नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ध्यान से आप देखते जाएं। हमने बताया टाइप्स ऑफ सेल, जो सेल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं किसी भी एटम में। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है बेटा? फर्स्ट नंबर है आउटर सेल, आउटर सेल, और इसको हम कह देते हैं अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल। सेकंड होता है बेटा पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, और थर्ड होता है बेटा प्री पेनल्टीमेट सेल, प्री पेनल्टीमेट सेल। 3 टाइप के सेल होते हैं किसी भी एटम के पास बेटा, 3 टाइप्स के सेल होते हैं। इतनी बात तो याद हो गई आपको। फिर एक बार याद कर लो कि जो सेल होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। आउटर सेल, जिसको अल्टीमेट सेल के नाम से भी जानते हैं, पेनल्टीमेट सेल, और थर्ड होता है प्री पेनल्टीमेट सेल। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल की सहायता से। हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास है आयोडीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है सभी बच्चों को पता होना चाहिए। आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, सही बच्चों को पता है ना। इसका हमें बनाना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10 और 4p6, 4p बेटा 6। उसके बाद 5s2, 5s2 और बेटा 4d10, 4d10 के बाद आएगा 5p5, 5p5। चलिए इस पर ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आउटर सेल। तो जो मैक्सिमम नंबर होता है, क्वांटम नंबर आपने पढ़े हैं बेटा, जो ये नंबर जो डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 और ये 5,
ये डिजिट दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं क्या, सेल नंबर। इनको हम कहते हैं बेटा सेल नंबर, या इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो मैक्सिमम नंबर होता है, अब मैक्सिमम नंबर इसमें क्या है बेटा, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो जिसका क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा होता है, जिन सब सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल नंबर मैक्सिमम होता है, वही उस एटम की आउटर सेल होती है, अल्टीमेट सेल होती है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है बेटा, 5s2 और 5p5, यही तो है। तो आउटर सेल कौन सा है इसमें, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, आउटर सेल है बेटा 5s2 और 5p5। ये तो हो गया बेटा आउटर सेल, ये वाला हो गया आउटर सेल। अब देखो यहां पर ध्यान दो, अब पेनल्टीमेट सेल की बात करते हैं। इसके अंदर का जो सेल होगा, कौन कौन से सेल होंगे इसके अंदर। अब देखो 5 को छोड़ दो, 5 को हमने छोड़ दिया। अब 5 से पहले कौन आने वाला है, 4 आने वाला है, 4 आने वाला है। तो देखो 4s 4p और 4d, 4s 4p और 4d, ये क्या है, ये है बेटा पेनल्टीमेट सेल। तो यह हम लिख रहे हैं बेटा, दिख रहा है ना सही बच्चों को, पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल में क्या क्या है, 4s2 है, 4p6 है और 4d10 है। अब देखो इससे आगे का जितना रह गया, 1s रह गया, 2s 2p 3s 3p 3d, ये सभी किस में आने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आउटर सेल होता है, आउटर सेल और पेनल्टीमेट सेल को छोड़ करके जितने भी सब सेल हैं, जितने भी ऑर्बिटल हैं, वो सभी बेटा प्री पेनल्टीमेट सेल में आते हैं, प्री पेनल्टीमेट सेल में आते हैं। तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं प्री पेनल्टीमेट सेल। देखो क्या क्या बचा हमारे पास बचा बेटा 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बेटा 3d10। तो हमने यहाँ पर 3 सेल आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से बताई हैं कि बेटा ये 3 सेल्स होती हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, आउटर इलेक्ट्रॉन्स यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाहरी सेल्स के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बाहरी सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम पता करें तो कितने होंगे, देखो यहाँ बात करते हैं, दिख रहा है ना, आउटर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होंगे बेटा 7। देखो कितने, इसमें 7 ही तो है, यानी 2 + 5 = 7। 7 है कि नहीं है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, यानी 5s2 और 5p5, यानी आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो बेपरमाणु जिसके आउटर सेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि वे एटम जिसके आउटर सेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, खाली d ऑर्बिटल होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड होते हैं। नोट कर लो इस बात को, चलिए नोट करें आप। वे एटम जिसके आउटर सेल में, वे एटम जिसके आउटर सेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्साइटेड होता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के लिए कंपलसरी ये है कि इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहिए और उस एलिमेंट के पास या उस एटम के पास
क्या होना चाहिए, खाली d ऑर्बिटल होना चाहिए। खाली d ऑर्बिटल जब होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, यानी H का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के P का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं हम। एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।